नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल MSH क्लासेस पर। दोस्तों, अगर आप लोग झारखंड से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए हेल्पफुल होने वाला है कि यह आज जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं वह लोक साहित्य में कहावत पढ़ाने जा रहा है। और कहावत से दोस्तों जेटेट के एग्ज़ाम में, झारखंड सचिवालय के एग्ज़ाम में, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस, यहाँ तक कि पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी या हाई स्कूल के जो भी टीचर वगैरह का जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए यह टॉपिक काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। आप लोग इस टॉपिक में अच्छे से बने रहें, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि अब जो है प्रश्न का पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न जो है वह बदल चुका है। पहले सिर्फ क्वेश्चन कहावत पूछा जाता था, लेकिन अब जो है वह कहावत के प्रकारों से, कहावत की परिभाषा से, इन सब से भी प्रश्न बनता है। इसलिए आप लोग इन सब को जानने के लिए वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, तभी जाके आप कहावत को पूरा डिटेल से समझ पाएंगे। तो पूरा डिटेल से समझने के लिए आप लोग अगर जो भी नए हैं तो आपको पूरी तरह से लोक साहित्य का क्लास करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। ठीक है, तो आज हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्लास है वह है लोक साहित्य का एक पार्ट है कहावत। तो वही कहावत के बारे में आज हम लोग डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। जनजीवन तथा मौखिक साहित्य में लोक कथाओं और लोकगीतों का जैसा महत्वपूर्ण स्थान है वैसा ही महत्वपूर्ण स्थान लोकोक्तियों का भी है। यहाँ पे कहा जा रहा है जैसे कि हमारे जीवन में जिस तरह से मौखिक रूप में साहित्य के द्वारा लोक कथा और लोकगीत जैसा चलता है और वह जिस तरह से अपना स्थान रखता है, वैसे ही स्थान लोकोक्ति का भी है। और लोकोक्ति के अंतर्गत ही हमारा मुहावरा आता है, कहावत आता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लोकोक्ति कहा गया है। वास्तव में लोकोक्तियाँ अनुभूति के सागर है। लोकोक्ति जो है उसे अनुभूति का सागर भी कहा गया है। गीत और कहानियाँ तो विशेष समय पर प्रयुक्त होती है। जो गीत और कहानियाँ होती है उसका कहने या गाने का खास समय होता है, लेकिन किंतु लोकोक्तियाँ तो जीवन में अस्थायी स्थान रखती है। अर्थात लोकोक्ति जो है, कहावत जो है, वह जीवन के हर एक क्षण में समाया हुआ होता है या हर एक क्षण में यह चलने की प्रवृत्ति रखती है। ये दैनिक जीवन में बहुत अधिक व्याप्त है और हमारे दैनिक जीवन में यह पूरी तरह से छाया हुआ रहता है और स्वतः ही सहज रूप से प्रकट हो जाती है। और दैनिक जीवन में जुड़े होने के कारण यह जीवन की हर एक घटना में, हर एक क्षण में यह कभी भी प्रकट हो जाता है। वस्तुतः यह मानव स्वभाव तथा व्यवहार कुशलता की ऐसी धरोहर है जो मानव को उत्तराधिकार में पीढ़ी दर पीढ़ी से मिलती चली आ रही है और इसे मानव का एक धरोहर समझा गया है। यह धरोहर है, इसलिए इसे धरोहर कहा गया है क्योंकि यह मानव को उत्तराधिकार के रूप में मिला है, अपने पूर्वजों से मिला है और यह भी अपने उत्तराधिकारी को इसी के माध्यम से पहुंचाएगा, इसलिए इसे धरोहर कहा गया है। इनके माध्यम से किसी जाति अथवा देश की शताब्दियों से चली आ रही विचारधारा का अध्ययन आसानी से किया जाता है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो हमारे पूर्वज गुजर गए हैं उनके विचारधारा को हम लोग इसी कहावत के माध्यम से आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए कहावत जो है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है हमारे जीवन में। आगे देखते हैं। लोकोक्तियों का ज्ञान का भंडार है। लोकोक्तियाँ जो है वह ज्ञान का भंडार है, अर्थात कहावत जो है इसे कहने के लिए लोगों के पास ज्ञान का भंडार होना चाहिए। बिना भंडार के कोई भी कहावत नहीं कह पाएगा। इस भंडार का प्रयोग संसार की सभी भाषाओं में होता है और कहावत का जो प्रयोग है दोस्तों वह संसार में जितने भी भाषा है, चाहे वह इंग्लिश है, चाहे वह हिंदी है, चाहे वह उर्दू है, चाहे वह कन्नड़ हो, किसी भी तरह का भाषा हो, उन सभी में इसका प्रयोग होता है। और यह जन समुदाय के सामान्य ज्ञान को प्रकट करता है और जो भी संयम जन सामान्य लोग रहते हैं उनको यह प्रकट करने वाला बात होता है। लोकोक्तियों के माध्यम से किसी देश की जनता की विचारधारा,
ज्ञान और संस्कृति की पहचान सुगमता से की जाती है। और इन्हीं लोकोक्तियाँ अर्थात कहावतों के माध्यम से किसी भी देश की जनता का जो विचारधारा है, उसका जो ज्ञान है और उसकी जो संस्कृति है, उन सभी को हम लोग आसानी से जान सकते हैं। बड़े बड़े विचारकों और सामाजिकों ने लोकोक्तियों के से बहुत कुछ प्राप्त किया है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़े बड़े विचारक जो है और उन लोगों ने भी समाज से क्या किए हैं, लोकोक्तियाँ से बहुत कुछ सीखे हैं। आगे देखते हैं, संस्कृत में कहावत के लिए अनेक शब्द प्रचलित है और इस संस्कृत में जो कहावत है उसके लिए अनेक शब्द प्रचलित है, जैसे कि लोकोक्ति, परवाद, आभानक, पर्योवाद, लोक परवाद, लौकिकी गाथा, ये सब संस्कृत में लोकोक्ति का या कहावत के लिए ही एक अन्य शब्द प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, लेकिन हम लोग को संस्कृत वाला हो सकता है पूछ ले, लेकिन जनरली नहीं पूछा जा सकता। ये शब्द लोकोक्ति के विभिन्न विशेषताओं को प्रकट करते हैं। विदेशी भाषाओं में इसे अनेक नामों से पुकारा जाता है और जो भी विदेशी भाषा है उसमें इस लोकोक्ति या कहावत को अन्य शब्दों से अन्य भाषाओं में पुकारा जाता है। लैटिन में क्या पुकार कहा जाता है कहावत को? लैटिन में कहा जाता है पैरावेर्बियो। ठीक है, पैरावेर्बियो कहा जाता है लोकोक्ति कहावत को। ग्रीक में कहा जाता है पैरोमिया कहा जाता है ग्रीक में। स्पेनिश में क्या कहा जाता है? स्पेनिश में कहा जाता है रेफरान। और तुर्की में कहा जाता है अतालोर सोजू कहा जाता है तुर्की में। और रूसी में क्या कहा जाता है? तो रूसी में पोजबिट्सा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, पोजबिट्सा। अभी रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध भी चल रहा है दोस्तों, जो कि पूरी तरह से तीसरे विश्व युद्ध के तरफ घूम रहा है। अरब में इसे क्या कहा जाता है? अरबी में इसे माल्टल कहा जाता है और फारसी में इसे अमसाल कहा जाता है। ठीक है, फारसी में इसे अमसाल कहा जाता है। हिब्रू में मार्शल कहा जाता है। अंग्रेजी में प्रोवर्ब कहा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वाला आप लोग को सबको पता है कि कहावत को प्रोवर्ब कहा जाता है अंग्रेजी में। भारतीय भाषाओं में भी इसके लिए पृथक नाम है। चलिए, अब इसमें भारतीय भाषाओं में भी इसका अलग अलग नाम दिया गया है। हिंदी में कहावत को क्या कहा जाता है? कहावत को लोकोक्ति कहा जाता है। कहनावत, उपखान, ये सब कहा जाता है। उर्दू में क्या कहा जाता है? तो उर्दू में जबरुल मिसल कहा जाता है। जबरुल मिसल कहा जाता है उर्दू में कहावत को। लहंदा भी कहा जाता है उर्दू में। अखान भी कहा जाता है उर्दू में। और राजस्थान में क्या कहा जाता है? राजस्थानी में ओखानी कहा जाता है कहावत को। गढ़वाली में क्या कहा जाता है? तो परवाना कहा जाता है। गुजराती में कहेवस कहा जाता है। ठीक है, कहेवस, कहावत ना कह के कहेवस। और बंगला में क्या कहा जाता है? तो प्रवाद कहा जाता है। प्रवाद कहा जाता है, प्रवचन कहा जाता है, लोकोक्ति कहा जाता है। यह सभी कहा जाता है किसमें? बंगला में। मराठी में आना कहा जाता है, न्याय कहा जाता है, लोकोक्ति कहा जाता है। और तेलुगु में समीटा कहा जाता है कहावत को। ठीक है, तो तेलुगु में क्या कहा जाता है? समीटा कहा जाता है। इसे आप लोग 1 से 2 बार देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न रह सकता है, ज़्यादा चांसेस है यहाँ से एक प्रश्न रहने का। ठीक है, भारतीय भाषाओं में जो जो कहा गया है इसे आप लोग हर हाल में 1 से 2 बार देख लीजिएगा। यह इम्पोर्टेंट है, इसे भी आई के अंतर्गत रख लीजिए, क्योंकि अब कहावत पूछने का दौर धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अगर एक एग्जाम है, सचिवालय में सिर्फ एक एग्जाम है दोस्तों, एक ही स्टेज का एग्जाम है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा हार्ड बनेगा और क्वेश्चन हार्ड बनाने के लिए यहाँ से प्रश्न रह सकता है। ठीक है, तो इसे आप लोग भी आई के अंतर्गत रखिएगा और इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तथा नागपुरी में कहावत, और नागपुरी में दोस्तों कहावत को कहाउत कहा जाता है। ठीक है, यह तो आप लोगों को सभी को पता होगा, कहावत को कहाउत कहा जाता है नागपुरी में। आगे हम लोग देखते हैं अब इसकी परंपरा क्या रही है, इस कहावत की परंपरा कैसे शुरू हुई, क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। लोकोक्ति का प्रारंभ कब हुआ यह नहीं कहा जा सकता।
पर यह सर्वत्र प्राप्त है। लोकोक्ति का प्रारंभ कब हुआ, यह कहना किसी के बस की बात नहीं है, पर ऐसा यह है कि यह हर एक जगह हर जगह मौजूद है। हर भाषा की अपनी लोकोक्तियाँ हैं और हर एक भाषा में यह लोकोक्तियाँ अर्थात कहावतें मिलती है। जनजीवन में इनका स्थान नीति शास्त्र के समान है। जनजीवन में जिस तरह से नीति शास्त्र का अपना महत्व है, उसी तरह लोकोक्ति अर्थात कहावत का भी समान महत्वपूर्ण है जनजीवन में। ये जीवन के मूल्यवान अनुभव पर आधारित होता है और जो भी अनुभवी लोग होते हैं वही लोग कहावत कह पाते हैं। जो जीवन के अनुभव को बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं वही लोग इस कहावत को कह पाएंगे। लोकोक्ति की परंपरा हमारे प्राचीन साहित्य में मिलती है और यह जो कहावत की परंपरा है दोस्तों, हमारे प्राचीन साहित्य में भी देखने को मिलती है। वेद तथा उपनिषद में अनेक लोकोक्तियाँ पाई जाती है। यहाँ तक कि जो वेद है दोस्तों, वेद कितने प्रकार का है, इसका प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, ठीक है। वेद कितने प्रकार के पाए जाते हैं, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इस प्रश्न को आप लोगों को बताना है। वेद जो है वह कितने प्रकार का होता है, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, तभी मैं जानूंगा कि आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से ध्यान से सुन रहे हैं। क्योंकि मैं बीच में प्रश्न पूछा हूं और जिन लोगों ने भी कमेंट किया है मैं जानूं समझूंगा कि वह आप लोग पढ़ाई में सीरियस हैं, और जो लोग भी अगर इसका जवाब नहीं दे पाए, नहीं देंगे, तो मैं समझूंगा कि आप लोग सीरियस नहीं है। तो इस तरह से, इसलिए दोस्तों आप लोग इस प्रश्न का आंसर जरूर दें, ठीक है। तो वेद और उपनिषद इन सभी में भी लोकोक्तियाँ पाई जाती है अर्थात कहावतें पाई जाती है। संस्कृत के अनेक कवियों ने अपनी रचनाओं में लोकोक्तियों का प्रयोग अत्यंत सुंदर ढंग से किया है और संस्कृत के अनेक कवि ने भी लोकोक्तियों का प्रयोग सुंदर ढंग से किया है। कालिदास दोस्तों संस्कृत और हिंदी ये सबका बहुत ही प्रसिद्ध कवि है, ठीक है। तो इन्होंने जो कालिदास है, इन्होंने भारवी लिखा है, माघ लिखा है, श्रीहर्ष आदि सभी कवियों, यहाँ पे ये सब कवि का नाम है। कालिदास का है दोस्तों मालविकाग्निमित्र है, ठीक है। तो ये सब कालिदास के द्वारा रचित एक काव्य है। तो इस सब में कवि के कालिदास के द्वारा या भारवी के द्वारा या माघ के द्वारा या श्रीहर्ष के द्वारा, इन सभी कवियों ने लोकोक्तियों का प्रयोग अपनी भाषा को प्रभावोत्पादक अर्थात प्रभावपूर्ण बनाने के लिए लोकोक्ति का प्रयोग किए हैं। प्राकृत और पाली ग्रंथों में भी बहुत आकर्षक और अनुभूतिपूर्ण लोकोक्तियां हैं। यहाँ तक कि पाली और प्राकृत जो भाषा है, पाली और प्राकृत भाषा के विद्वान हमारे यहाँ देखने को मिला है, जिन्होंने अपनी नया धर्म चालू किया और उस नया धर्म का प्रचार प्रसार इन्हीं भाषाओं में किया था। इसका भी नाम आप लोगों को बताना है। वह कौन है जिन्होंने अपना जो उपदेश है उसका प्रचार प्रसार के लिए इस प्राकृत भाषा का उपयोग किया। तो आप लोगों को कमेंट के माध्यम से इसका भी बताना है। मैं तो आगे जब पढ़ाऊंगा हिस्ट्री तो बताऊंगा ही, लेकिन अभी आप लोग अगर जानते होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताएं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लोकोक्तियों में समाज के रीति रिवाजों, समाज में जितने तरह के रीति रिवाज है, धार्मिकता है, जो भी धार्मिक भावना है, नैतिक परंपरा तथा जाति संबंधी पारस्परिक संबंधों तथा समाज से संबंधित सभी बातों का उल्लेख मिलता है। यहाँ पे रीति रिवाज है, धार्मिक है, नैतिक परंपरा है और सामाजिक संबंध के अलावे जितने कुछ भी है उन सभी का मिश्रण देखने को मिलता है। कहाँ मिलता है? तो लोकोक्ति में मिलता है। यह आदिम समाज से लेकर शिष्ट समाज के नित्य व्यवहार में आती है। यहाँ पे शिष्ट समाज किसको कह रहा है दोस्तों? तो यहाँ पे शिष्ट समाज जिनके द्वारा कह रहा है, जिसमें अलंकार होता है या जो अपने आप को सभ्य माना जाता है, सभ्य समझता है, उसे ही शिष्ट समाज कहते हैं। उनका भी जो नित्य व्यवहार है उन सभी में भी लोकोक्तियों का स्थान सुरक्षित है। अतः प्रत्येक काल में इनसे समाज का पथ प्रदर्शन होता है और यह समाज में पथ प्रदर्शन का कार्य भी करता है यह लोकोक्ति। अब लोकोक्ति का या कहावत का परिभाषा हम लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक है। परिभाषा से भी प्रश्न रह सकता है। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है लोक की उक्ति, ठीक है दोस्तों। किसकी उक्ति? लोक की उक्ति। इससे ही स्पष्ट है कि इसका क्षेत्र अत्यंत व्यापक है। अत्यंत व्यापक है। क्यों व्यापक है दोस्तों? इसलिए कि यह लोगों की उक्ति है और लोग में किसी खास एक लोगों की बात नहीं कर रही है, यह पूरे समाज की, पूरे देश की, पूरे जात की लोगों की बात हो रही है, इसलिए यह इसका क्षेत्र को व्यापक कहा गया है।
लोकोक्ति के स्थान पर अब कहावतें शब्द का प्रचलन हो गया है। और पहले सिर्फ लोकोक्ति का शब्द का प्रचलन था, लेकिन अब लोकोक्ति के स्थान पर कहावत शब्द का प्रचलन हो गया है, अर्थात कहावत शब्द अब पूरी तरह से प्रचलित हो गई है। फलस्वरूप इसका सीमा क्षेत्र कम हो गया है और अब कहावत का जो सीमा क्षेत्र है वह सीमित हो गया है, अर्थात छोटा हो गया है। लोकोक्ति के अनेक परिभाषाएं हैं, कुछ परिभाषाएं यहाँ दी जा रही है। लोकोक्ति के अनेक परिभाषाओं में से कुछ परिभाषाओं का वर्णन यहाँ पे करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। लोकोक्तियाँ जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पहले बोलचाल की भाषा में बनती है, रूढ़ होती है, फिर वही अनेक बार अपनी लोकप्रियता के कारण साहित्य की भाषा में भी अपना आसन जमा लेती है। यहाँ पे क्या कह रहा है लोकोक्ति के बारे में? लोकोक्ति जो है वह पहले बोलचाल की भाषा में प्रयोग होती है, फिर वह रूढ़ी बनती है और इसकी लोकप्रियता जो है वह काफ़ी बढ़ जाती है। और जब यह लोकप्रियता इसकी बढ़ जाती है तो जो साहित्य होता है उसमें भी अपना स्थान ले लेती है। ठीक है, जब प्रसिद्ध हो जाता है अर्थात लोकप्रिय होता है तभी वह स्थान ग्रहण कर पाता है लोक साहित्य में। किंतु साहित्य में आते आते लोकोक्तियों को बहुत समय लग जाता है और यह जब साहित्य में अपना स्थान ग्रहण करता है तब तक का समय बहुत लंबा होता है। ठीक है, तो यह परिभाषा है। आगे हम लोग देखते हैं लोकोक्तियाँ मानव ज्ञान के चोखे और चुभते हुए सूत्र है। यहाँ पे जो लोकोक्ति है वह मानवीय ज्ञान, मानव का जो ज्ञान है उसके चोखे और चुभते हुए सूत्र है, अर्थात यह बहुत ही अच्छा ज्ञान माना जाता है। अनंत काल तक धातुओं को तपाकर सूर्य रश्मि नाना प्रकार के रत्न उपरत्न का निर्माण करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अनंत काल में अर्थात प्राचीन काल में सूरज से क्या होता है, उसको तप करके धातुओं को जो तप्त करके अर्थात गर्म करके उससे विभिन्न प्रकार के रत्न और आभूषण बनाए जाते थे, जिसका आलोक सदा छिटकता रहता है और इसका जो छिटकते रहता है। उसी प्रकार लोकोक्तियाँ मानवीय ज्ञान से धनीभूत रत्न है। इस प्रकार यहाँ जो लोकोक्ति है अर्थात कहावत है उसे मानव ज्ञान का रत्न कहा गया है। ठीक है, जिन्हें बुद्धि और अनुभव के किरणों से जिस तरह यहाँ धातु को सूर्य के किरण से तप्त करने की बात हुई है, इसी तरह यहाँ लोकोक्ति को मानव के बुद्धि और अनुभव के किरणों से फूटने वाली ज्योति प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा इससे कंपेयर किया गया है। लोकोक्तियाँ प्रकृति के स्फुलिंग रेडियो एक्टिंग तत्वों की भांति अपनी प्रखर किरणों को चारों ओर फैलाती है। और यह लोकोक्तियाँ है जिस तरह से रेडियो एक्टिव तत्व होता है, किरण होता है, वह अब धरती में चारों ओर फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार लोकोक्ति जो है वह भी समाज में चारों ओर फैलती है। उससे मनुष्य को व्यवहारिक जीवन की गुत्थियों को सुलझाने में बहुत बड़ी सहायता मिलती है और इसी किरण से अर्थात इन्हीं लोकोक्ति से मानव का जो जीवन है उसमें जितने तरह की भी समस्याएं हैं उसे सुलझाने में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। ठीक है, लोकोक्तियों का आश्रय पाकर मनुष्य की तर्क बुद्धि शताब्दियों से संचित ज्ञान से आश्वस्त सी बन जाती है। यहाँ पे कह रहा है कि मानव की बुद्धि में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है और उसे अंधेरे में भी उजाला दिखाई देने लगती है। जब उसके मन में रच बस जाता है कहावत, तो कहावत कब रचेगा बसेगा, जब उस पे ज्ञान का भंडार होगा, जब वह उसे अनुभव में झेलेगा, अनुभव के साथ समय गुजारेगा, तब जाकर उसमें ज्ञान की बुद्धि भरेगा और जब ज्ञान भरेगा तब उसके में को जो है अंधेरा में भी वह दिव्य ज्ञान की तरह उसे सब कुछ दिखाई देगा। वह अपनी कर्तव्य निश्चित करने में तुरंत समर्थ बन जाएगा और जब उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी और वह अंधेरा में भी देख सकता है अर्थात कोई चीज़ को ना भी देखते हुए वह अनुभव के आधार पर बता सकता है, तब हम लोग कह सकते हैं कि वह अपने कर्तव्यों को पूरा करने में अब पूरी तरह से समर्थ हो चुका है। आगे देखते हैं, लोकोक्तियाँ जनसमूह के बिखरे हुए रत्न हैं। यह आगे भी देख चुके हैं हम लोग। यह लोकोक्तियाँ जो है वह जनसमूह के बिखरे हुए रत्न है। रत्न से यहाँ पे कंपेयर किया गया है दोस्तों। ठीक है, लोकोक्ति अर्थात कहावत को रत्न का समान माना गया है।
किसने ये रत्न बिखेरे, इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किंतु बहुत संभव है कि कहावतों का प्रथम उत्स मनुष्य के मन में तभी उत्साहित हुआ होगा जब उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति अपने सरल वेग के साथ सहज भाषा में निश्रित हुई होगी। यहाँ पे कहा जा रहा है मनुष्य के द्वारा ऐसा हुआ होगा, लेकिन कब हुआ होगा उसका सही से ज्ञान नहीं है, लेकिन जब उसे अपनी अनुभूति के साथ ऐसा लगा होगा तभी यह हुआ होगा। एकांत में बैठकर कहावतों का निर्माण नहीं किया गया, किंतु जीवन की प्रत्यक्ष वास्तविकताओं ने कहावतों को जन्म दिया है। यहाँ पे कहा जा रहा है जो कहावत है उसे कभी भी अकेले बैठ के इसका निर्माण नहीं हुआ होगा। यह जीवन में प्रत्यक्ष रूप से जब लोग एक साथ मिलते होंगे और सब उसी वक्त इसका वास्तविकता या उसका निर्माण हुआ होगा। किताबों की आंखों से देखने वाले नीरे बुद्धि विलासी व्यक्ति कहावतों के निर्माता नहीं थे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो भी किताब की आंखों अर्थात किताब को वह किताबी आंखों से जो लोग देखते हैं वे लोग कभी भी यह जो बुद्धि विलासी व्यक्ति जो है वह कभी भी इस कहावत का निर्माता नहीं बन सकते। जो भी किताब की जो किताबी जो नॉलेज है उसके अतिरिक्त उस किताब के में जो चीज़ नहीं कहा गया है उसे जो चीज़ अगर जो इंसान देख पाएगा, जो भी विद्वान उसे देख पाएगा, तभी वह उस कहावत को बना सकता है अर्थात उसका निर्माण कर सकता है। कहावतों के रचयिता जीवन के दृष्टा थे। कहावत का जो भी रचयिता है वह जीवन के दृष्टा थे अर्थात जीवन को आगे तक जिन्होंने दिव्य दृष्टि था वही लोग इस कहावत का रचयिता माने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वास्तव में लोकोक्तियाँ अथवा कहावतें शताब्दी से बने स्थिर सिद्धांत है। जो कहावतें हैं वह स्थिर सिद्धांत की तरह बने हुए हैं। लोकोक्तियाँ जनजीवन के अति निकट है, जो किसी एक व्यक्ति की उचित नहीं है, जो किसी एक व्यक्ति के लिए उचित नहीं है। लोकोक्तियाँ गद्य और पद दोनों में ही उपलब्ध है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे यह इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, कहावत हमेशा एक ही भाग में नहीं होता है, वह गद्य और पद दोनों में अर्थात कहानी की तरह भी हो सकती है और कविता की तरह भी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग इम्पोर्टेंट के कैटेगरी में रख सकते हैं। इसकी भाषा बहुत सरल होने के कारण मानव हृदय पर अमिट प्रभाव डालती है। यहाँ जो लोकोक्ति की भाषा जो है, कहावत की जो भाषा है वह बहुत ही सरल है, जिसके कारण यह लोगों में प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। अतएव इनकी उपयोगिता लोक व्यवहार में पद पद पर दिखाई पड़ती है। इसी कारण से यह सरल होने के कारण लोगों के व्यवहार में यह समय समय पर या प्रत्येक क्षण में यह देखने को मिलता है। अब नागपुरी की कहावतें या लोकोक्तियाँ, अब नागपुरी में जितने तरह की कहावतें लोकोक्तियाँ हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। विभिन्न लोक भाषाओं की तरह नागपुरी में भी बहुतायत से लोकोक्तियाँ मिलती है, लेकिन भाषा के अंतर के अतिरिक्त अर्थ प्रायः एक से ही होते हैं। यहाँ सिर्फ भाषा में अंतर है लेकिन उसका अर्थ प्रायः एक ही होता है। यह ठीक है कि भौगोलिक प्रभाव के कारण स्थानीय विशेषता भी मिलती है। यहाँ पे जो भौगोलिक प्रभाव है, भौगोलिक प्रभाव जिसमें कि क्षेत्र विशेष का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, यह विशेषता है नागपुरी कहावतों का। ठीक है, आगे देखते हैं। नागपुरी लोकोक्तियों का जिन्हें कहावत कहा जाता है अभी तक संकलन नहीं किया जा सका है। नागपुरी जो लोक कहावत है दोस्तों, कहावत है, उनका अभी तक संकलन नहीं किया गया है अर्थात लिपिबद्ध नहीं किया गया है। संग्रह के कर्म में यह स्पष्ट हुआ है कि नागपुरी लोकोक्तियाँ अवसर विशेष और घटना को देखकर ही कही जाती है। यहाँ पे जो नागपुरी लोकोक्तियाँ हैं अर्थात कहावतें हैं, उसका जो भी प्रयोग है वह विशेष घटना और विशेष अवसर को देख के ही कहने की व्यवस्था अभी भी प्रचलित है, जो कि अवास्तविक अव्यवहारिक लगता है, क्योंकि कहावत कहने का कोई अवसर नहीं होता है दोस्तों, या अनायास ही अपने जुबान से निकल जाता है। ठीक है, गीतों की तरह इनका कोई समय अथवा अवसर निश्चित नहीं है। जिस तरह से गीतों के लिए समय का, ऋतु का या फिर जात का इस तरह का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कहावत के लिए कोई भी समय और अवसर निश्चित नहीं है। यह अनायास जब मन करे तब निकल जाता है। एकाएक किसी से लोकोक्तियाँ सुनने को कहने पर वे नहीं सुना पाते, और अचानक कभी किसी को कहने पे कि आप लोकोक्ति सुना दो, आप कुछ कहावतें बता दो, तो वह कह नहीं पाता,
क्योंकि अचानक में यह लोगों की जुबान से नहीं निकल पाता, यह अनायास ये निकल जाता है दोस्तों, अचानक निकलता है, ठीक है। यह कहने पे नहीं निकल पाता क्योंकि यह संचित एक विज्ञान का भंडार है जो कि उसके माइंड में है लेकिन वह बाहर निकल नहीं पाता। आगे देखते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्ग के लोग कहावतें कहते हैं। यहाँ पे कहावत को कहने के लिए स्त्री और पुरुष का वर्ग को बांटा नहीं गया है, यह दोनों ही लोग सामान्य रूप से इसका प्रयोग करते हैं। एकत्र नागपुरी लोकोक्तियाँ के आधार पर लोकोक्तियों का वर्गीकरण किया जाता है, ठीक है। नागपुरी लोकोक्ति जो है कहावत, उसका भी वर्गीकरण किया गया है, यद्यपि कि यह बड़ा ही कठिन है। लोकोक्ति के विषय बहुपक्षीय होते हैं, लोकोक्ति का जो विषय है वह बहुपक्षीय होता है, किसी एक पक्ष को नहीं बताता क्योंकि इसका अर्थ हर जगह अपने हिसाब से होता है। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि कहावतें का क्षेत्र बहुत ही व्यापक है या बड़ा है, ठीक है। और हर क्षेत्र की कहावतें देखने को मिलती है, हर क्षेत्र में अलग अलग कहावत देखने को मिलती है। नागपुरी कहावतों में मानव जाति का जो मानसिक है, सामाजिक है, नैतिक है, व्यवहारिक है, प्राकृतिक संदर्भ समाहित है, इन सभी में क्या है, कहावत कहने की व्यवस्था प्रचलित है। धर्म और जीवन दर्शन से संबंध रखने वाली, यहाँ पे धर्म और जीवन दर्शन, जो भी जीवन के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं उन लोगों से संबंध जितने लोग भी रखते हैं, उनसे ईश्वर के अस्तित्व को सिद्ध करने वाली संकुल संबंधी या जातिगत चेतना से संबंधित या कृषि विषयक, वर्षा संबंधित या पेड़ पौधों के संबंध आदि की कहावतें भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक क्षेत्र की, हर एक जगह की, हर एक व्यवसाय से संबंधित कहावत अलग अलग देखने को मिलती है। इसमें धर्म से लेके, कृषि से लेके, जाति से लेके, यहाँ पे हर एक क्षेत्र का कहावत प्रचलित है। लोकोक्तियों का वर्गीकरण विभिन्न विद्वानों ने किया, जिसका उल्लेख नीचे किया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे विद्वानों ने किस तरह से कहावतों का वर्गीकरण किया, इस वर्गीकरण को हम लोग देखते हैं। यह जो वर्गीकरण है दोस्तों, यह काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। यह VVI के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यहाँ VVI कहावत जो है उसका वर्गीकरण, तो सबसे पहला डॉक्टर सत्येंद्र ने लोकोक्ति को 3 प्रमुख भागों में विभक्त किया है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार कहावत को 3 भागों में वर्गीकरण किया गया है। अब वह कौन कौन सा आधार है, तो पहला गंभीर कथन से संबंध रखने वाली सामान्य कहावतें, जिसमें गंभीर कथन कहा जाता है उसे यह एक कैटेगरी में रखा है। दूसरा गंभीर कथन विषयक अथवा लोक विशिष्ट कहावतें, जिसमें लोक विशिष्ट से संबंधित कुछ कहावतें हैं, उसे यह दूसरी कैटेगरी में रखे हैं। और तीसरा कैटेगरी है शैली वक्र लोकोक्तियाँ। यहाँ पे शैली के संबंधित जो लोकोक्तियाँ हैं अर्थात कहावतें हैं, उसे यह तीसरी कैटेगरी में रखे हैं। तो आपसे पूछा जाएगा डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार कहावत को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो आपका प्रश्न उत्तर होना चाहिए 3 वर्गों में, ठीक है। आपसे इतना ही पूछा जाएगा, किस किस में किया जनरली नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। आप इस 3 को याद रखिएगा। सत्येंद्र के अनुसार कहावत का वर्गीकरण 3 आधार पर किया गया है। इसी तरह दूसरे विद्वान हैं डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, यह भी जो लोक साहित्य का बड़े प्रमुख विद्वान है दोस्तों, ठीक है। इनके द्वारा कहावत को 5 वर्गों में विभक्त किया गया है, ठीक है। डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने जो लोकोक्ति है अर्थात कहावत है उसको 5 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 5 भागों में। सत्येंद्र ने 3 भाग में और कृष्ण उपाध्याय ने 5 भागों में बांटा है। सबसे पहला में इन्होंने बांटा है स्थान संबंधी लोकोक्तियाँ या स्थान से संबंधित कहावतें को एक श्रेणी में रखा है। दूसरा है जाति संबंधी अर्थात जात से संबंधित, जैसे अहीर वगैरह हो गया, अहीर हो गया, मुंडा हो गया, उरांव हो गया, ये सब जात को डिनोट करता है। तो इस जाति से संबंधित जितने भी लोकोक्तियाँ हैं अर्थात कहावतें हैं उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। प्रकृति तथा कृषि से संबंधित, यहाँ प्रकृति अर्थात जो प्रकृति है दोस्तों और कृषि जो है उन दोनों से संबंधित जितने तरह के भी कहावतें हैं उसको तीसरी कैटेगरी में रखा गया है डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार। और चौथा जो है वह पशु पक्षी से संबंधित जो भी कहावतें हैं उसको 5वें कैटेगरी में रखा गया है। और छठा जो 5वां जो है वह प्रकीर्ण अर्थात विभिन्न प्रकार के जो साहित्य पाए जाएंगे, जो कहावतें पाए जाएंगे, उसे इन्होंने 5वां आधार पे रखा है।
अब देखिए दोस्तों, यहाँ प्रकीर्ण जो है, प्रकीर्ण साहित्य में ही हम लोग का क्या आ जाता है, तो प्रकीर्ण साहित्य में भी हमारा क्या आ जाएगा, तो कहावत आएगा, मुहावरा आएगा, लोकोक्ति आएगा, बुझवल आएगा, यह सब प्रकीर्ण के अंतर्गत आएगा। तो यह सब जो है बुझवल, कहावत, मुहावरा, इन सभी से संबंधित जितने भी कहावत होंगे वह इसी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5 आधार पे डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने कहावत को बांटा है। नेक्स्ट देखते हैं विद्वान श्याम परमार। श्याम परमार ने क्या जो लोक कहावत है या कहावत है उसको कितने भागों में बांटा है, तो 4 भागों में बांटा है। याद रखिएगा इसे भी, यह तीसरा है। पहला सत्येंद्र ने 3, अगर हम लोग देखेंगे कृष्णदेव उपाध्याय ने 5, और अब हम लोग देख रहे हैं श्याम परमार। तो श्याम परमार ने कितने आधार पे, तो 4 आधार पे बांटा है। किसको, तो कहावत को। पहला विषय अनुसार, विषय के अनुसार इन्होंने पहला आधार बनाया है। विषय से संबंधित, किसी भी खास विषय से संबंधित कहावतों को पहली कैटेगरी में रखा है। दूसरा है स्थान से संबंधित, स्थान विशेष का जो कहावत है उसे इन्होंने दूसरी कैटेगरी में रखा है। और तीसरा जो है वह भाषा के अनुसार, अलग अलग भाषा को का अलग अलग कहावत है, भाषाओं को एक ही साथ में इन्होंने रखा है। सारे भाषाओं का कहावत को इन्होंने एक साथ समाहित करने का प्रयास किया है। और चौथा है जातीयानुसार, यहाँ पे जाति के अनुसार जितने भी तरह के कथन कहावत है उन सभी को इन्होंने चौथी कैटेगरी में रखा है। तो डॉक्टर श्याम परमार के अनुसार लोक कहावतों को 4 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों बिहार प्रोवर्ब के संपादक। अब यहाँ पे बिहार प्रोवर्ब एक कोई भी चीज़ है, जो भी है संकलन है, तो उसका जो संपादक है जॉन क्रिश्चियन। जॉन क्रिश्चियन जो है इन्होंने यह बिहार प्रोवर्ब्स जो संपादक है, इसका संपादक है बिहार प्रोवर्ब्स, जो भी लेटर या किताब वगैरह जो चलता है उसका यह संपादक है। ठीक है, तो इन्होंने कहावत को 6 भागों में बांटा है। जॉन क्रिश्चियन ने 6 भागों में कहावत को बांटा है। ठीक है, अब यह 6 भाग कौन कौन सा है, तो पहला भाग मनुष्य की कमजोरियां, त्रुटियां और अवगुणों से। मनुष्य का जो भी कमजोरी है या उसमें कोई कमी है या उसका कोई अवगुण है, उन सभी को एक कैटेगरी में रखा है। ठीक है, अभी तक किसी ने ऐसा नहीं कहा था, लेकिन यह पहला विद्वान है जिन्होंने इस कैटेगरी में रखा है, जॉन क्रिश्चियन ने। ठीक है, दूसरा है संसारिक ज्ञान विषयक, संसार के ज्ञान के विषय के बारे में जितने भी तरह के कहावतें हैं उन सभी को इन्होंने दूसरी कैटेगरी में रखा है। तीसरा देखते हैं हम लोग सामाजिक ज्ञान विषयक, सामाजिक ज्ञान से जो संबंधित जितने भी कहावत होंगे उन्हें इन्होंने तीसरा कैटेगरी में रखा है। चौथा जातीय की विशेषताओं से संबंध, जातीय से संबंधित जितने भी जाति विशेष से संबंध जो भी कहावत है उसको इन्होंने चौथे भाग में रखा है। और यहाँ पे कृषि और ऋतु संबंधी जो भी कहावत प्रचलित है उसे 5वां कैटेगरी में रखा है। छठा और अंतिम में पशु और सामान्य जीव जंतु से संबंधित, पशु और पक्षी या सामान्य जितने भी जीव जंतु हैं उन सभी के बारे में जितने भी कहावतें प्रचलित हैं उन सभी को इन्होंने छठे कैटेगरी में रखा है। अब देखिए, जिस तरह से बिहारी प्रोवर्ब्स का जो संपादक था जॉन क्रिश्चियन, इसी तरह मराठी प्रोवर्ब्स, ठीक है, प्रोवर्ब्स के जो भी लेखक है मैनवारिंग है। ठीक है, मैनवारिंग इन्होंने भी क्या किया है, वर्गीकरण इस प्रकार किया है। अब यह किस प्रकार किए हैं, तो इन्होंने लोक कहावत का वर्गीकरण देखिए किस आधार पे किया है, तो पहला इन्होंने किया है कृषि के आधार पे, दूसरा जीव जंतु के आधार पे, और तीसरा अंग के आधार पे, और चौथा प्रत्यय के आधार पे, और 5वां जो है वह भोजन के आधार पे, छठा नीति के आधार पे, और 7वां स्वास्थ्य के आधार पे, और 8वां रुग्णता के आधार पे, 9वां गृह के आधार पे, 10वां धन के आधार पे, 11वां नाम के आधार पे, 12वां प्रकृति के आधार पे, और 13वां है संबंध के आधार पे, उसके बाद धर्म के आधार पर, उसके बाद व्यापार के आधार पर, और फिर व्यवसाय के आधार पे। जो मैनवारिंग है इन्होंने कितने आधार पे, तो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है दोस्तों, 16 और 1 17,
17 आधार पे। जो मैनवारिंग है इन्होंने कहावत को 17 वर्गों में बांटा है। जिस तरह से कुमारी वासंती ने दोस्तों हर एक क्षेत्र में लोकगीतों का वर्गीकरण किए थे, उसी तरह से यहाँ मैनवारिंग जो है वह हर एक क्षेत्र को समाहित कर दिया है कहावतें में। इससे हट के और कोई भी चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बस ये याद रखना है कि मैनवारिंग जो है इन्होंने कहावत को कितने भागों में वर्गीकृत किया है। तो कितने भागों में? 17 भागों में। आगे देखते हैं। डॉक्टर कन्हैयालाल सहल ने रूप और वर्ण विषय को ध्यान में रखकर कहावतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया है। अब डॉक्टर कन्हैयालाल जो सहल है उसने कितने आधार पे किया है, तो इसका आधार हम लोग देखते हैं। कन्हैयालाल ने कितने आधार पे किया है, तो इन्होंने 5, 6 आधार पे नागपुरी जो कहावत है उनको 6 भागों में बांटा है। डॉक्टर कन्हैयालाल ने कितने आधार पे? तो 6 आधार पे दोस्तों। ठीक है, इससे पहले मैनवारिंग ने 17 आधार पे किया था और यहाँ पे कन्हैयालाल ने 6 आधार पे कहावत का वर्गीकरण किया है। इसमें से पहला आधार इन्होंने ऐतिहासिक कहावत, जो भी ऐतिहासिक घटना या ऐतिहासिक कर्म से संबंधित जितने भी तरह के कहावत होंगे उसे इन्होंने पहली कैटेगरी में रखा है। दूसरी कैटेगरी में स्थान संबंधी, जगह से संबंधित या स्थान से संबंधित जो भी कहावतें हैं उसको इन्होंने दूसरी कैटेगरी में रखा है। तीसरा कैटेगरी में इन्होंने राजस्थानी कहावतों में समाज का चित्र। अब यहाँ राजस्थानी कहावतों को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 भाग कौन कौन सा है, तो यहाँ जाति से संबंधित कहावत, यहाँ पे जात विशेष का कहावत को अलग कर दिया है और नेक्स्ट को कर दिया है नारी संबंधी अर्थात स्त्रियों से संबंधित कहावतें। ठीक है, राजस्थान में स्त्रियों को बहुत ही हीन दृष्टि से देखा जाता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे स्त्रियों से संबंधित बहुत सारी कहावतें प्रचलित है। अभी भी राजस्थान में दोस्तों स्त्री के जन्म लेने पे उसे मारने की व्यवस्था बहुत जगह प्रचलित है। ठीक है, जो कि बहुत ही निंदनीय घटना है। चलिए, चौथे कैटेगरी में इन्होंने शिक्षा से संबंधित कहावतें को रखा है। अब शिक्षा से संबंधित कहावतों को फिर इन्होंने 3 भागों में बांटा है। पहला भाग में इन्होंने शिक्षा संबंधी कहावत, शिक्षा से संबंधित कहावतें को पहली कैटेगरी में रखा है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कहावतें, अर्थात उसके आत्ममंथन के द्वारा, अर्थात उसके आंतरिक कहावतें को, जो उसके आत्मचिंतन की कहावतें को दूसरी कैटेगरी में रखा है। और तीसरा में राजस्थानी साहित्य में कहावतें, जो भी राजस्थानी साहित्य है उसमें जितने कहावतें हैं उसे इन्होंने शिक्षा संबंधी कहावतों के अंतर्गत रखा है। पांचवा इन्होंने धर्म और जीवन दर्शन से संबंधित कहावतों को रखा है। धर्म और जीवन दर्शन से संबंधित जो कहावतें हैं उनको भी इन्होंने 4 वर्गों में बांटा है। अब क्या क्या 4 वर्ग है, तो धर्म और ईश्वर विषयक कहावतें, धर्म और ईश्वर से संबंधित जो कहावतें हैं उसको धर्म और जीवन दर्शन के अनुकूल ही रखा है इन्होंने। नेक्स्ट है संकुल संबंधी कहावतें, और फिर है तीसरा है लोक विश्वास संबंधी कहावतें, जो लोक विश्वास में संबंधित है, अर्थात जिन्हों में लोगों की आस्था है, विश्वास है, उसको भी इसी कैटेगरी में रखा है। जीवन दर्शन संबंधी, अर्थात जीवन के दर्शन की प्राप्ति करने के लिए लोग जो आस्था में डूबे हुए रहते हैं उनसे संबंधित कहावतें को भी इन्होंने धर्म और जीवन दर्शन से संबंधित कहावतों के अंतर्गत चौथी कैटेगरी में रखा है। छठी कैटेगरी के अंतर्गत कृषि से संबंधित जितने भी कहावतें हैं उन सबको छठी कैटेगरी में रखा गया है। 7वां में दोस्तों वर्षा संबंधी कहावतें, वर्षा से संबंधित जितने भी कहावत हैं उनको इन्होंने कितने कहाँ पे रखा है, तो इन्होंने 7वां कैटेगरी में रखा है। ठीक है, और 8वां यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, या 8वां हो जाएगा। 8वां में इन्होंने प्रकीर्ण, तो इनके अनुसार टोटल कितने वर्ग में बांटा गया है, तो टोटल 8 वर्ग में बांटा गया है। डॉक्टर कन्हैयालाल ने 8 वर्गों में बांटा है। किसको? कहावत को 8 वर्गों में बांटा है। ठीक है, यहाँ पे इसको 8 कर लीजिएगा, यह प्रिंट मिस्टेक है। ठीक है, तो 8 वर्गों में इन्होंने कहावत को बांटा है और हर एक भेद का उपभेद भी इन्होंने बताया है दोस्तों। ठीक है, तो उपभेद को भी याद कर लीजिएगा, हो सके तो कर लीजिएगा, वैसे इतना अंदर का प्रश्न नहीं पूछा जा सकता। चलिए नेक्स्ट विद्वान देखते हैं, डॉक्टर सत्यागुप्ता। डॉक्टर सत्यागुप्ता ने कहावतों या लोकोक्ति का वर्गीकरण इस आधार पे किया है। अब इनके अनुसार कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया है तो इसको हम लोग देखते हैं।
पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, इन्होंने भी जो सत्यागुप्ता है इन्होंने भी कन्हैयालाल की तरह 8 भागों में कहावत का वर्गीकरण किया है। ठीक है, तो इसमें से पहला जो है सामाजिक कहावत है। पहला इन्होंने जो आधार बनाया है उसमें समाज को बनाया है और समाज में जाति और नारी से संबंधित या ऐतिहासिक घटना या सामाजिक व्यवहार से संबंधित घटनाओं को इन्होंने सामाजिक कहावत कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सामाजिक कहावतें को इन्होंने 4 कैटेगरी में बांटा है, 4 उपभेद में बांटा है। ठीक है, इसका डायग्राम दोस्तों मैं एक दिन आप लोगों को बना के बता दूंगा। ठीक है, आप लोग बस चैनल पे बने रहें। हो सकता है मैं इसका जो भी डायग्राम है एकदम अच्छे भाषा में अच्छे से पूरा खींचते हुए मैं इसका हो सकता है PDF आप लोगों को टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसलिए जिन लोगों ने भी अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर ले। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों दूसरा है सत्यागुप्ता के अनुसार भाग्य संबंधी, अर्थात किस्मत से संबंधित जो भी कहावतें हैं उसे इन्होंने दूसरी कैटेगरी में रखा है। तीसरा कैटेगरी में खान पान और स्वास्थ्य से संबंधित कहावतें को इन्होंने तीसरी। अभी तक किसी ने भी खान पान से संबंधित कहावतें को नहीं कहा है दोस्तों, सत्यगुप्ता पहला व्यक्ति है जिन्होंने खान पान से संबंधित कहावतें को बताया है। चौथा है लोक विश्वास। लोक विश्वास पहले भी आ चुका है, लोक विश्वास से संबंधित। अब यह लोक विश्वास दोस्तों कोई भी ऐसी बात जिस पे लोगों का विश्वास हो, सामूहिक रूप से विश्वास हो, उसे ही लोक विश्वास कहा जाता है और उससे संबंधित कहावतें को भी रखा गया है इसमें। पांचवा जो है मनोवैज्ञानिक, अर्थात मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजी रूप से जो भी कहावतें हैं उसे इसी में रखा जाएगा, अर्थात जो तर्क से संबंधित जो कहावतें हो जिसमें तर्क की भावना प्रज्वलित हो उसे मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक कहावत के अंतर्गत रखा जाएगा। छठा जो है वह कथा से संबंधित, अर्थात कथा कहानी से संबंधित जो कहावतें हैं उसको छठी कैटेगरी में रखा गया है। सातवां कैटेगरी में भाषा विज्ञान संबंधी, भाषा और विज्ञान से संबंधित जो भी कहावतें हैं उसे 7वीं कैटेगरी में रखा गया है। और प्रकीर्ण में दोस्तों 8वां है प्रकीर्ण। प्रकीर्ण में हम लोग जानते हैं प्रकीर्ण के अंतर्गत ही कहावत, मुहावरा, बुझवल, लोकोक्ति ये सब आता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत बाकी जो भी कहावत बच रहा है, बुझवल हो रहा है, उन सभी को हम लोग इस प्रकीर्ण के तहत रखेंगे सत्यागुप्ता के अनुसार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नागपुरी कहावतों का वर्गीकरण। अब इन जो विद्वानों के द्वारा देख चुके हैं कि कहावतों का वर्गीकरण इस तरह से किया गया है, अब हम लोग नागपुरी कहावतों का वर्गीकरण कैसे किया गया है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। नागपुरी कहावतों से जो संग्रह उपलब्ध हुए हैं उनके अनुसार हमें निम्न प्रकार वर्गीकरण किया है। ऐतिहासिक कहावतें बहुत ही कम प्राप्त हो सकी है। ऐतिहासिक जो कहावत है वह बहुत ही कम प्राप्त होती है क्योंकि उसे सुनाने वाले लोग बहुत कम होते हैं, उसे समझने वाले लोग, अतः इन्हें सामाजिक वर्गीकरण में ही शामिल किया जाता है। जो भी ऐतिहासिक कहावत है उसको अलग नागपुरी में नहीं रखा गया है, उसे सामाजिक कहावत के अंतर्गत ही स्थान दिया गया है। ठीक है, अब सामाजिक कहावत में नागपुरी में कितने वर्गों में बांटा गया है तो इसे 4 वर्गों में बांटा गया है। जाति से संबंधित जो भी कहावत है, नारी से संबंधित है, ऐतिहासिक से संबंधित है या सामाजिक व्यवहार या ज्ञान से संबंधित जो भी कहावतें हैं, इन सभी को एक जगह रख के सामाजिक कहावतें कहा जा सकता है। दूसरा देखते हैं भाग्य संबंधी, अर्थात जो भी भाग्य से संबंधित, किस्मत से संबंधित जो भी कहावतें हैं उसे दूसरी कैटेगरी में रख सकते हैं। तीसरा खान पान से संबंधित या स्वास्थ्य से संबंधित कहावतें को भी इसके अंतर्गत रखा जाएगा। चौथा लोक विश्वास से, 5वां भाषा संबंधी और 6ठा प्रकीर्ण। तो सभी विद्वानों के कहावतों का वर्गीकरण करने के आधार पर करने के बाद हम लोग लोक कहावत को या कहावत को कितने वर्गों में बांट सकते हैं दोस्तों? तो कहावत को हम लोग 5-6 वर्गों में बांटते हैं। ठीक है, 6 वर्गों में। नागपुरी कहावत को मुख्य रूप से 6 वर्गों में। अगर किसी विद्वान का नाम से दे के नहीं पूछा गया है तो आप लोग भी कहावत को 6 वर्ग में बांटिएगा, लेकिन जब अगर नाम दे के पूछा जाए तो उसी के अनुरूप आपको प्रकार बताना है, वर्गीकरण बताना है, भेद बताना है। लेकिन अगर बिना नाम दिए पूछा जाए नागपुरी कहावत को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है तो आपको बताना है सिर्फ 6 वर्गों में बांटा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे हमेशा इस 6 वर्ग के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सामाजिक कहावतें के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आती है।
जिन कहावतों को समाज स्वीकार कर ले, समाज जिन कहावत को स्वीकार कर ले तथा जो समाज में लोकप्रिय हो उसे ही सामाजिक कहावत कहते हैं। समाज में वैसी कहावतें जो प्रचलित हो, लोकप्रिय हो और जिसे समाज मान्यता देता हो उसे सामाजिक कहावत कहा जा सकता है। सामाजिक जीवन का परिचय प्राप्त करने के लिए क्षेत्र की कहावतों का अध्ययन आवश्यक है। मनुष्यों के जीवन दर्शन किन सिद्धांतों पर आधारित है, समाज किसे स्वीकार करता है तथा किसे अस्वीकार करता है, इसका व्यापक अध्ययन जरूरी है। सामाजिक कहावतों का वर्ग व्यापक है, जिसके अंतर्गत जाति संबंधी, नारी संबंधी, सामाजिक व्यवहार संबंधी तथा राजनीतिक संबंधी कहावतें आती है। यहाँ पे जिसे समाज मान्यता देता है और किसे समाज स्वीकार करता है, इन सभी कहावतों को सामाजिक कहावतें के अंतर्गत रखा गया है और इसी के अंतर्गत जाति, नारी और सामाजिक व्यवहार या राजनीति से संबंधी जो भी कहावतें हैं यह सामाजिक कहावतें के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट देखते हैं जाति संबंधी कहावतें। अब इसको 4 वर्गों में हम लोग देखे तो दोस्तों सामाजिक कहावतें में 4 वर्गों में बांटा गया है। तो जाति से संबंधित कहावतों में क्या क्या आएगा? जाति संबंधित कहावतें में समाज में विभिन्न प्रकार की जातियां हैं जिनका अपना एक विशेष जातिगत गुण होता है। हम लोग यह जानते हैं कि सभी जातियों का अपना अपना विशेष गुण होता है। कहावतों के माध्यम से हमें यह गुण दोष को देखने को मिलता है और इस कहावतों के माध्यम से ही हमें इन जातियों का गुण और दोष देखने को मिलता है। जाति संबंधी कहावतें इस प्रकार है। सोनारक 100 कुटासी, लोहारक एक घाना। यहाँ पे कह रहा है कि सोनार का 100 गो कुटासी जितना बराबर वार करेगा उतना लोहार का एक ही घाना जो है अर्थात एक ही कुटासी उसका वार कर देगा। तो इस तरह से यहाँ पे जाति संबंधी जो घटनाएं हैं, जो कहावतें हैं उसको दिखा गया है। ठीक है। कुल्हू का गरू ना ओल सीझे ना कोल बुझे। यहाँ पे ओल जो है दोस्तों, ओल को पकाने में बहुत समय लगता है और इसी तरह कोल जो है, कोल जो जाति से संबंधित है, कोल जो है अर्थात यहाँ पे कोल को बहुत ही अनबुद्धि वाला कहा गया है। ठीक है। यह सिर्फ कहावत है दोस्तों, इसे आप लोग हकीकत में मन नहीं लेना है। ठीक है। यह कहावत है जो कि प्रचलित है। ठीक है। इसलिए और यहाँ पे कोल को समझाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, वह जल्दी समझना नहीं चाहता है। तो इस तरह से यह जाति विशेष का कहावत है। इसी तरह आगे हम लोग देखते हैं नारी से संबंधित कहावतें। कहावतों से यह ज्ञात होता है कि नारी की समाज में स्थिति क्या है। कहावतों के माध्यम से हमें नारियों की स्थिति का पता चलता है। समाज में हमारे पौराणिक ग्रंथों में नारियों के संबंध में जो बातें कही गई है वास्तव में समाज में वह स्थिति नहीं है। नारियों में जो स्थिति बताया गया है, नारियों का जो पौराणिक ग्रंथ है, जो भी धार्मिक हमारा पुराना ग्रंथ है, उन सब में नारियों की जैसी स्थिति बताई गई है, व्यवहारिक में वैसी स्थिति समाज में इस स्त्रियों की नहीं है। समाज में नारियों की स्थिति परिवर्तनशील रही है और समाज में अगर देखेंगे तो नारियों की स्थिति हमेशा परिवर्तनशील रहा है। समाज में माँ का स्थान सर्वोपरि माना जाता है और अभी भी हमारे समाज में सबसे महत्वपूर्ण स्थान माँ का ही होता है। नारी का पुत्रवती होना सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है और नारी जब अपने पुत्र को जन्म देती है तो इसलिए उसका सौभाग्य जो है वह बहुत ही अतुलनीय माना जाता है। नारी को एक ओर महान माना जाता है तो दूसरी ओर उसकी उपेक्षा भी की जाती है। यहाँ से पता चल रहा है कि नारी को कहीं कहीं महान दिखाया जा रहा है कि किस तरह से उन्होंने सृष्टि का क्या किया है, सृजन किया है, किस तरह से उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं और किस तरह से माँ का दर्जा है, यह सब एक तरफ दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ इसी नारी का उपेक्षा करने की भी बात आती है और यह हमें कहावत के माध्यम से पता चलता है। नागपुरी भाषी क्षेत्र में अधिकांश जातियों को एक से अधिक पत्नी रखने की छूट है। और यहाँ पे देख लीजिए, नागपुरी भाषी क्षेत्र में जितने भी जनजातियाँ हैं उन सभी में एक से अधिक पत्नी रखने की भी व्यवस्था प्रचलित है। फलस्वरूप सैतीनों में मनमुटाव बना रहता है और यही नारी संबंधी कहावतें ऐसा ही होता है। सैतीन किसे कहा जाता है दोस्तों? जो डबल पत्नी होती है, तो जो पहली पत्नी होती है और जो दूसरी पत्नी आती है तो जो दूसरी पत्नी है उसके लिए पहली पत्नी सैतीन हुई और पहली पत्नी के लिए दूसरी पत्नी जो है वह सैतीन कहलाएगा अर्थात सौतेली कहलाएगा। ठीक है।
तो यहाँ पे यही है। तो इन लोगों से संबंधित जितने तरह के भी कहावतें हैं उन सबको यहाँ पे रखा गया है। एक कहावत देख लेते हैं, जनी और पानी कर एके रंग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जो जनी है अर्थात जो औरतें हैं उनका और पानी का हमेशा एक ही रंग होता है। यह अचानक में बदलेगी लेकिन फिर वह अपने रंग में आ जाएगी, ठीक है, और हमेशा बदल जाएगी। जैसे हम लोग पानी का क्या जानते हैं, पानी अचानक में अगर कहीं मिट्टी धूल है तो पानी वहाँ डालिएगा तो मिट्टी का कलर हो जाएगा, लेकिन फिर थोड़ी देर में मिट्टी बैठ जाएगी और पानी का कलर अपना साफ हो जाएगा। तो उसी तरह अचानक में स्त्रियाँ परिवर्तित हो जाती है अपने बातों से, लेकिन फिर वह अपने बातों में आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए जनी और पानी का एक ही रंग बताया गया है। इसी तरह से ये सब हमारा नारियों से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं ऐतिहासिक कहावतें। ऐतिहासिक कहावतें के अंतर्गत हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नागपुरी कहावतों में ऐतिहासिक कहावतें बहुत ही कम मिलती है, इसलिए इस कहावतों को नहीं देखते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है दूसरा सामाजिक व्यवहार और ज्ञान से संबंधित कहावतें। सामाजिक कहावतें के बाद हम लोग दूसरा देखते हैं सामाजिक व्यवहार एवं ज्ञान संबंधी कहावतें। नागपुरी में सामाजिक व्यवहार तथा ज्ञान संबंधी कहावतें बहुत अधिक मिलता है। समाज के विचार एवं विश्वास रीति रिवाज कहावतों में अधिक अभिव्यक्त होते हैं। वास्तव में नागपुरी भाषी क्षेत्र के निवासियों का यह सर्वनिर्मित नीति शास्त्र है, जिससे उनका समय समय पर पथ प्रदर्शन होता है। कुछ उदाहरण द्रव्यदष्ट है, ठीक है। यहाँ पे जो है दोस्तों इसका नीति शास्त्र माना गया है। नागपुरी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए यह कहावतों को उसका नीति शास्त्र माना गया है कि किस तरह से वह लोग निपुण होते हैं कहावत कहने में, ठीक है। अब एक कहावत हम लोग कह के यहाँ पे सुना देते हैं। खीस खाए आपन के बूध खाए बिरले के। यहाँ पे क्या है, जो खीस होता है अर्थात जब गुस्सा होता है तो लोग गुस्सा में अपनों से भी बैर मोल लेते हैं, और जब गुस्सा हो जाते हैं तो उसका बुद्धि क्या होता है, भ्रष्ट हो जाता है। तो यह कहावत कहा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। जब इंसान गुस्सा में होता है तो गुस्सा में अपने लोगों का ही नुकसान करता है और इसके वजह से उसका बुद्धि भी क्या होता है, भ्रष्ट हो जाता है, अर्थात बुद्धि काम नहीं करने लगता है। इसी तरह से यह कहावतें हैं, इसे आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाग्य संबंधी कहावतें। भाग्य संबंधी कहावतें। नागपुरी भाषी क्षेत्र के लोग अधिक भाग्यवादी होते हैं। यह एकदम सत्य है दोस्तों। नागपुरी भाषी के क्षेत्र एकदम किस्मत पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, वह बहुत ही भाग्य को मानते हैं। यद्यपि कि वे कठिन श्रम करने से भी नहीं हिचकते, वह कठिन श्रम भी करते हैं फिर भी अपने किस्मत पे बने रहते हैं या विश्वास करते हैं। उनमें आस्तिकता की भावना अधिक होती है। वे हमेशा आस्तिक होते हैं अर्थात धर्म पे विश्वास करते हैं, बिल्कुल भी नास्तिक नहीं होते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण उनमें गीता और रामायण की कथा के प्रति गहरी झुकाव होता है। गीता और रामायण का जो कथा है उसके प्रति इन लोगों का बहुत ही ज़्यादा झुकाव होता है। ज्ञान की प्रचुरता की कमी के कारण मनुष्य हीन भाव का अनुभव करने लगता है। जिस मनुष्य में ज्ञान की कमी होगा वह अपने आप को हीन समझने लगता है। नागपुरी में कुछ कहावत ऐसी भी मिलती है जिनमें लोक का यह मनोविज्ञान अभिव्यक्त होता है, ठीक है। अब हम लोग इसमें देखते हैं। हम नी जानी जानी जितवाहन बाबा। यहाँ पे किसी चीज़ को जब पूछा जा रहा है तो वह क्या कह रहा है कि मैं उसे नहीं जानूंगा, अगर कोई जानेगा तो वह जितवाहन बाबा, जो बाबा है वही आपको इसके बारे में बता सकता है। इस तरह से वह अपने आप को हीन समझ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा रहा है, सब मछली बेंग होलक, अर्थात जितने भी मछली था अर्थात मेरा बना बनाया काम खराब हो गया, ठीक है। इस कहावत का आंसर होगा, अर्थ होगा मेरा बना बनाया काम खराब हो गया, ठीक है। अर्थात जितने भी हम मछली रखे थे वह सब बेंग हो गया अर्थात मेढक हो गया, अर्थात मेरा बना बनाया काम अचानक में क्षण भर में खराब हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधी कहावतें। प्राचीन काल में ज्ञान विज्ञान की पुस्तकें ना थी। प्राचीन काल में ज्ञान और विज्ञान की पुस्तकें बिल्कुल भी नहीं थी, किंतु कहावतों में स्वास्थ्य विज्ञान के निर्देश मिल जाते हैं। इन कहावतों से हमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी अवश्य मिलते हैं। पहले अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की कोई शास्त्रीय व्याख्या उपलब्ध ना थी, किंतु आर्थिक जीवन से संबंध रखने वाले
व्यवहारिक संकेत कहावतों के रूप में अवश्य सुलभ थे। यहाँ पे आर्थिक रूप से कोई भी किताब हमारे यहाँ शास्त्र के रूप में मौजूद नहीं था, फिर भी व्यवहारिक जीवन में इससे संबंधित, आर्थिक गतिविधि से संबंधित कहावत हमें अवश्य ही मिले हुए थे, अर्थात समाज में प्रचलित थे। दर्शन शास्त्र और धर्मशास्त्र उस समय ना थे, किंतु कहावतें के रूप में जो लोक विश्वास प्रचलित हुए होंगे वे ही उनके लिए दर्शन शास्त्र और धर्म ग्रंथ का काम देते होंगे। यहाँ पे उस वक्त जो प्राचीन काल में क्या बताया जा रहा है कि धर्म ग्रंथ और दर्शन शास्त्र नहीं थे, फिर भी जो कहावतें थे वह कहावत ही उसके लिए धर्मशास्त्र और धर्म ग्रंथ के भांति काम करता था। शास्त्र और दर्शन ग्रंथों के प्रति जिस प्रकार आदर भावना देखी जाती है, उसी प्रकार कहावतों के प्रति भी सामान्य जनता में बड़ी आदर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लोग इसको देख चुके हैं। आगे देखते हैं खान पान में। नागपुरी में खान पान तथा स्वास्थ्य संबंधी कुछ कहावतें इस प्रकार है। ठीक है, हम लोग देखते हैं। यहाँ पे पहला जो है खान पीन से संबंधित, सावन करीला भादो दही 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 मठवत नहीं तले जहम सही। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सावन में हम लोग खूब काम करते हैं, अर्थात सावन में धान वान लगाते हैं, भादों में उसमें खूब निकौनी वगैरह करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या जाते हैं, उसे जम के खाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के बारे में यहाँ पे काम धाम से संबंधित जितने भी तरह के कहावतें हैं उन सबको समाहित किया गया है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जीव जंतु तथा पशु पक्षी संबंधी कहावतें। जीव जंतु और पशु पक्षी से संबंधित कहावतें को नागपुरी में ऐसी अनेक लोकोक्तियाँ मिलती है जो विभिन्न पशु पक्षियों से संबंधित है। इनमें कुकुर कर भूखले बदरी फाटी। यहाँ पे कुकुर अर्थात कुत्ता का भौंकने से बदरी अर्थात आकाश नहीं फटता है, ऐसी कहावतें प्रचलित है। जब किसी को क्या है, कभी कभी लोग अनावश्यक बातें बोलने लगते हैं तब यह कहावतें कही जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का जंतु एवं पशु पक्षी से संबंधित कहावतें हैं। नेक्स्ट देखते हैं भाषा संबंधी लोकोक्तियाँ। कुछ कहावतों के द्वारा भाषा विज्ञान संबंधी तथ्यों का भी पता चलता है तथा उस दृष्टि के अध्ययन के लिए यह कहावतें महत्वपूर्ण स्थान रखती है। 3 कोस पर बदले पानी। 3 कोस के अर्थात 3 कोस अर्थात 3 मील की दूरी पे दोस्तों क्या होता है, पानी बदलता है, और 7 कोस पर बानी। और हमेशा 7 कोसों अर्थात 7 मील के दूरी पे क्या होगा, लोगों की भाषा बदल जाती है। ठीक है, भाषा बदल जाती है, इसी के बारे में यहाँ पे कहा गया है। अब प्रकीर्ण लोकोक्तियाँ क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि लोकोक्तियों के रचयिता जीवन दृष्टता होते हैं। इसकी रचना के पीछे लोकमानस की व्यापक दृष्टि होती है। इसके सृष्टता को जो कुछ भी अपने आसपास देखते हैं सुनते हैं उससे ही लोकोक्तियों की रचना करते हैं। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, प्रकीर्ण लोकोक्तियाँ में ऐसी कहा जा रहा है बात कि यहाँ पे जो भी है यह जनमानस के द्वारा लिखी व्यापक रूप से रचना की गई प्रकीर्ण साहित्य है। इसमें जो समाज में व्यवहारिक रूप से जिस चीज़ को देख रहा है, जिसको व्यवहारिक रूप से अनुभव कर रहा है, वही सबको इसमें कहने और सुनने की व्यवस्था प्रचलित है। यहाँ पे देखिए एक कहावत है, अंधाव खोजे 4 गो आँख। जो है अंधा वह खोजता है कितना, जो भी अंधा होता है वह 4 आँख से क्या करता है, किसी भी चीज़ को समझता है। अर्थात अंधेरा का अंधेरा जो होता है उसका आँख नहीं होता है, जो अंधा होता है तो वह अपने हाथों से और पैरों से किसी भी चीज़ को समझता है, जानता है। इसलिए उसके कहा गया है कि जो अंधा होता है वह अपने 4 आँखों से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज़ का अनुभव करता है। ठीक है, तो यह कहावत है, आप लोगों को समझना होगा। इसी तरह बाँस कर सूखल कंसी टूट सकेला मुदा नेव नी सकेला। यहाँ पे कहा जा रहा है बाँस का जो कंसी है वह टूट सकता है लेकिन कभी भी झुक नहीं सकता। उपयुक्त विवेचन के आधार पर कहा जा सकता है कि कहावतें हमारा मार्गदर्शन करती है। कहावत जो है हम लोग का नागपुरी भाषी क्षेत्रों का मार्गदर्शन करती है। कहावतें चलती फिरती दर्शन शास्त्र है। कहावतों को चलता फिरता दर्शन शास्त्र कहा गया है और इसका अस्तित्व सार्वभौम है, अर्थात यह सभी जगह पे एक ही समान रूप से चलता है।
जिस तरह से सूरज का उगना सार्वभौम घटना है, उसी तरह से कहावत को दर्शन शास्त्र कहना भी सार्वभौम प्रतीत होता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हम लोग का कहावत से संबंधित पूरी तरह से समाप्त होता है। अब आप लोग बताएं कि यह वीडियो लेक्चर आप लोगों को कैसा आया। अगर वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करना ना भूलें। कल से दोस्तों मैं लोक साहित्य का आप लोगों को प्रश्न उत्तर भी कराऊंगा। कल से अब सिर्फ मेरा लोक साहित्य में 2 पार्ट बाकी है, मुहावरा है और मेरा बुझुअल है। ठीक है, और तो ये 2 पार्ट मेरा चलेगा। कल से मैं आप लोगों को MCQ भी कराऊंगा। ठीक है, लोक साहित्य से संबंधित जितने भी तरह के भी प्रश्न बनेंगे उन सभी का सार मैं आप लोगों को कल से शुरू कर दूंगा। बस आप लोग थोड़ा सा धीरज रखें, 1 सप्ताह के अंतर्गत पूरा नागपुरी का धुआं निकाल देंगे। बस आप लोग विश्वास बनाए रखें। चलिए दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और जिन लोगों को भी PDF चाहिए तो आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं इसी नंबर पर। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।